नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी ने पैसा खर्च करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस बार जो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हुआ वो अब तक का सबसे महंगा चुनाव था, जहां एक एक म्युनिसिपल सीट पर 50-50 से लेकर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लुटाए गए, पानी की तरह पैसा जहां बहाया गया। ऐसा हिंदुस्तान के म्युनिसिपल इलेक्शंस में आज तक नहीं हुआ। और इसी पैसे के दम पर महाराष्ट्र में महायुति, जिसे हम एनडीए कहते हैं, उसने 288 में से 260 सीटें जीत के सबको चौंका दिया। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि असेंबली की जो 288 सीटें थीं, उसमें जो नतीजे आए थे, ठीक वैसे ही नतीजे ये जो 288 सीटें हैं निकाय चुनाव की, उसमें भी वही नतीजे आए। वही वोटर, वही मशीन, वही नतीजे, वही खेल। क्या कुछ ऐसा हुआ? अब दोस्तों, म्युनिसिपल चुनाव आप कह सकते हैं मोहल्ले के ही चुनाव हैं, और इस चुनाव में आप कल्पना कीजिए कि जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, इस मोहल्ले लेवल के चुनाव में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि इस चुनाव में जहां पर खर्च की सीमा 10-11 लाख रुपए होती है, वहां एक एक सीट पर 100 करोड़ रुपया, 50-50 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। लिफाफों में 10-10 हजार रुपया लपेट कर कई जगहों पर वोटर के हाथ में थमाया जा रहा है। और ऐसा चुनाव जीतने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी पोस्टर लगा के धुरंधर कह रही, जी हाँ, फिल्म धुरंधर आई थी, उसका रियल हीरो बताया जा रहा है फडणवीस को। और कुछ ही देर में इस पोस्टर की पोल खोल दी विपक्ष के नेता संजय राउत ने कहा कि साहब, ये जो फडणवीस साहब हैं, ये धुरंधर नहीं है। दरअसल ये जीते इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की गली गली में, गांव में, जगह जगह इन्होंने रहमान डकैत बैठा रखे। वो डकैत जो लूट रहे हैं, वही पैसा बांटा जा रहा है इस चुनाव में। कौन देता है पैसा आपको? हमको तो कोई देता नहीं। तो आप कहां से लाते हो पैसा? महाराष्ट्र की लूट करके, डकैत करके आपने जगह जगह पर रहमान डकैत रखे पैसा जमा करने के। और आप जीतने के बाद देवेंद्र चौहान नाच रहे हैं, नाच लो। अब उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि भाई, ये जो चुनाव हमने जीता, ये जो रिकॉर्ड हमने तोड़े, इसमें तो साहब मोदी जी, शाह साहब जैसों की रणनीति थी, उनके दिशा निर्देश थे, और हमने अपनी दमखम लगाई, पसीना बहाया और चुनाव जीत लिया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं, मिसलीड कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। दरअसल इस चुनाव को इतना महंगा किया कि विपक्ष कुछ कर ही ना पाए, और पैसे की नदियां बहीं, खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ। ऐसा भ्रष्टाचार जो शायद चुनाव में, कम से कम म्युनिसिपल चुनाव में, नहीं देखा गया। अरे कैसे घपले करते हैं इलेक्शन में, आपको मालूम है। वोट चोरी तो है ही, बड़े पैमाने पर पैसा बांटने का, ऐसे पैसे कमाने के, बांटने के और चुन के आने का, उसके बाद वो गरीबों की तरफ देखने का नहीं। अब इसी चुनाव में सबसे ज़्यादा जो झटका लगा वो उद्धव ठाकरे को लगा। उद्धव ठाकरे जो अब राज ठाकरे के साथ एक नया समीकरण बनाने जा रहे हैं। शरद पवार को भी झटका लगा, कांग्रेस को भी एक तरह झटका ही लगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत ने कहा कि साहब, इसमें पूरी तरह से फिक्सिंग की गई। जो नतीजे असेंबली में आए थे, वही नतीजे जीरोक्स कॉपी की तरह इस चुनाव में, उसमें भी 288 सीटें थी, इसमें भी 288 सीटें थी। वही पुरानी वोटर लिस्ट थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। देश भर में बदलाव हो रहा है, वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। वही वोटर लिस्ट है, वही मशीनें हैं। और बाद में राउत साहब कहते हैं कि कम से कम आंकड़े तो बदल देने चाहिए थे। सुनिए जरा, संजय राउत को सुन लीजिए। विधानसभा में जो नतीजे आए, वही नतीजे, वही आंकड़े अब नगर पंचायत में आ गए। 120-125 विधानसभा के विधायक उनके चुनकर आए थे। नगर पंचायत के 120-125 में बीजेपी के आ गए। शिंदे के 54 के आसपास विधायक आए थे। इस बार नगर पालिका, नगर पंचायत भी 54 आ गई। 40-42 अजित पवार के आए थे, वही आंकड़ा नगर पालिका में आ गया। वही मशीन है, वही सेटिंग और वही फिटिंग है। नई बात कोई ना, आंकड़े तो बदल दो भाई। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो को लेकर मेरे दो सवाल है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इन सवालों पर गौर करिएगा, और जो मैं जवाब देने जा रहा हूं उस पर भी गौर करिएगा। और सवाल ये है कि ये बात सही है, इसमें हम बिल्कुल असहमत नहीं हैं। पूरी तरह हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि फडणवीस ने बड़ा गेम किया, मोटा पैसा खर्च किया,
सारा सिस्टम उनके हाथ में, डबल इंजन की सरकार है। और जैसे बाकी जगह चुनाव जीता गया, वैसे इस म्यूनिसिपल चुनाव को भी जीत लिया गया। ये हम मानते हैं, इसकी तह में मैं जाऊंगा। लेकिन एक सवाल और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष इतना डिमोरलाइज हो गया है, उसका मनोबल इतना टूट गया है कि उसको लगता है कि अब इनसे लड़ा ही नहीं जा सकता और हथियार डाल दिए हो जैसे। तो क्या कुछ विपक्ष की भी गलतियां हैं? अगर खामियां फडणवीस में हैं, अगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या जो आवाज उठाने वाला है वो भी कहीं ना कहीं आवाज पूरी तरह उठा नहीं पा रहा? सुनते हैं दो लोगों को, और ये महाराष्ट्र के एक्सपर्ट हैं, चुनाव को बहुत करीब से, इस चुनाव को देखा, महाराष्ट्र को फॉलो कर रहे हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर महाराष्ट्र से ही आते हैं, और महाराष्ट्र से एक साहब और आते हैं, प्रकाश पोरे साहब, 50 बरसों का तजुर्बा है महाराष्ट्र को लेकर। शरद पवार को जवानी से जानते हैं, जो आज बुढ़ापे के एकदम एक छोर पे खड़े हुए हैं। ये तजुर्बा है पोहरे साहब का, उनको भी सुना जाए। टाइगर, जो 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 बुनियादी सवाल कि जो नगर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। 10-11 लाख रुपए का तो बजट ही होता है एक उम्मीदवार के लिए। जहां 10 लाख खर्च करने हैं, वहां पर मैं देख रहा हूं, बहुत सी मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए साहब। 100 करोड़ रुपए आप हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं चॉपर और चार्टर्ड। ये क्या हो रहा है? चॉपर और चार्टर्ड शायद पहली बार इतना यूज हुआ है देश में। हाँ, देश में मुख्यमंत्री छोटे छोटे जगह पे जाके भाषण दे रहे हैं। एक एक कारपोरेशन के लिए 4-4 मंत्री लगे हुए हैं। किस बात से? क्यों चाहिए इतना? इसलिए कि आपको ट्रिपल इंजन की सरकार ये बताने की जरूरत है कि ये चुनाव लोग हमको ही जितवा रहे हैं। ये बार बार लोगों को बताना है कि चुनाव हम ही जीतेंगे। आज ये दोनों पार्टी के कैडर बहुत हतोत्साहित है। आज शरद पवार के लोग पूछते हैं फोन करके कि आप क्या होगा साहब, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। शिवसेना, बाल ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहां है? सिर्फ 9 सीटों, 9 जगह पे। क्या हो गया? ये डिमोरलाइज करने का एक तरीका है। पुराने जमाने में, मैं बहुत बुरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को अन्यथा मत कीजिए। पुराने जमाने में, मेडिवल पीरियड में, जब आक्रांता आते थे आपके देश पे, राज्य मतलब आक्रमण करते थे, तो सिर्फ लोगों को मारते नहीं थे, महिलाओं के साथ भी अत्याचार करते थे, ताकि डिमोरलाइज हो जाओ आप, आपका आत्मसम्मान ही खो दे। वो महिलाओं पे अत्याचार करने का एक तरीका था। आज के डेट में छोटे छोटे ग्राम पंचायत के चुनाव में भी आपको लिफाफे बट्टे मिलेंगे और चॉपर उतरते मिलेंगे। ओह माय गॉड! क्योंकि आपको ये बताना है महाराष्ट्र में कि उद्धव ठाकरे इज फिनिश्ड, शरद पवार इज फिनिश्ड। और इन दोनों को फिनिश करने के बाद बचे हुए दो, मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी के लिए अपने बलबूते पे सरकार बनाने के ये ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड, एकनाथ शिंदे। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। अजीत पवार का क्या होगा पता नहीं, एकनाथ शिंदे मर्ज हो जाएंगे बीजेपी में। बहुत सारे उनके पास ओटीपी है, ये ओटीपी है। ये दोनों ओटीपी है अपने बलबूते पे सरकार बनाने के लिए। आखिर में बीजेपी को सिर्फ 2 पार्टी चाहिए महाराष्ट्र में, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, ताकि बीजेपी लगातार सत्ता में रहे। उनको मालूम है कांग्रेस का थिंक टैंक वो अपने घर से चलाते हैं, तो उनको मालूम है कांग्रेस को कैसा लगता है। तो ये तो इसीलिए जो पैसा बटा है भाई, आप मानोगे नहीं, ऐसा लग रहा था कि विधानसभा के चुनाव हो रहे। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि सत्ता विपक्ष के पास पैसा नहीं है। विपक्ष के पास भी पैसे वाले लोग हैं जो पैसा खर्चा कर सकते हैं, लेकिन पैसा निकालेंगे कैसे? आपने इधर से कैश निकला, उधर इनकम टैक्स पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई, छापेमारी पहुंच गई, तो आपका पूरा फाइनेंशियल स्क्वीज कर दिया, आपका एटीएम कर दिया बंद, लाइट कर दी उसकी बंद, और इनके एटीएम गांव-गांव खुल गए। ओके, मैं समझ रहा हूँ। टाइगर ने 2-3 बड़ी बातें कह दी। टाइगर ने कहा कि भाई प्लान समझिए कि हमने असेंबली का चुनाव मशीन का खेल करके नहीं जीता था। हम देखिए मोहल्ले का चुनाव यानी नगर निकाय चुनाव भी हम जीत रहे हैं म्युनिसिपैलिटी के, यानी मशीनों का कोई खेल नहीं रहा, पब्लिक हमारी साथ है। ये साबित करना चाहते थे देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बार, और इसीलिए मोहल्ले के चुनाव में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। एटीएम खुल गए गली गली में, जहां 10 लाख 11 लाख का बजट है,
वहां खर्चा 100-100 करोड़ रुपया हो रहा है, लिफाफे बट रहे हैं, ये टाइगर बता रहे हैं। और टाइगर ने आखिर में एक चीज कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको समझने की बड़ी जरूरत है कि पहले राउंड में उद्धव ठाकरे को खत्म करना है, शरद पवार को खत्म करना है, उसके बाद अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की बारी है जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, और आखिर में सिर्फ बीजेपी रहेगी और कांग्रेस रहेगी, और कांग्रेस के बारे में आगे इनसे बात करेंगे। पोरे साहब, भाई आप तो पूरी तरह से इस चुनाव को देख रहे थे और कई शहरों में भी आप थे, मुझे ये बताइए पोरे साहब कि बीजेपी की ये जो जीत है, जो असेंबली जैसी जीत है, मतलब चारों खाने सबको चित कर दिया, जैसे कोई आंधी चल रही हो, इस आंधी के पीछे की सच्चाई क्या, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। ये जो बीजेपी की आंधी है, इस आंधी के पीछे पोरे साहब सच्चाई क्या है, ये तो बता दीजिए। सच्चाई यही है, सच्चाई सीधा सीधा सरल, एक तो पैसे की नदियां बही है एक, और उसके बाद में विपक्ष ने हिम्मत खो दी है ये दो, और तीसरी बात में बीजेपी वालों ने जिस तरीके से प्रसार प्रचार और हवा बनाई, लोगों ने एक विश्वास दिलाया, लोगों को ऐसा लगने लगा कि नहीं यार बीजेपी के सिवा कुछ होता नहीं है, ये एक विषय है। तो ये 3 लेवल पे ये सारा इलेक्शन खेला गया है, और इसके अंदर विपक्ष बहुत बुरी तरीके से हिम्मत हारने के कारण ये बाहर आया नहीं है, यही इसका पूरा निचोड़ है। ओके ओके ओके, टाइगर ये बात सही है कि क्या पहले भी इस तरह की गड़बड़ियां होती थी? ठीक है, मशीनों की सेटिंग हो रही है, पैसा बट रहा है, शराब बट रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष अब जीत ही नहीं सकता, या विपक्ष बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके बाद जीत हासिल नहीं हो रही, या विपक्ष मेहनत नहीं कर रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। विपक्ष मेहनत नहीं कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। जयंत पाटिल जिनका नाम लिया उन्होंने, जयंत पाटिल पूरे टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अटके रहे। मीडिया ने एक ऐसी इमेज बना दी कि यदि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चली जाएगी तो जयंत पाटिल खत्म हो जाएंगे। जयंत पाटिल अपना वजूद के चक्कर में पूरी पार्टी डुबा दी। जयंत पाटिल महाराष्ट्र में बड़ा नाम है, उनको पूरा महाराष्ट्र घूमना चाहिए था। कहां गए, क्यों नहीं गए ये लोग? जितने बीजेपी सभी क्यों नहीं आए हैं? क्यों नहीं वो एक एक जिला इन्होंने पाटा? क्यों नहीं एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी गई? हो सकता है कि इतने मतदाता में आपको परिवर्तन 2% मिलता, लोग कहते हैं 2% बढ़ जाता, 2% बढ़ नहीं जाता, आपका मत प्रतिशत बढ़ता। आपके कार्यकर्ताओं को यह विश्वास होता कि मेरा नेता मेरे साथ खड़ा है। आज छोटी सी बात में यदि कोई बीजेपी का बोल दे, आप लोग हमको भी फोन करते थे, अरे वो बीजेपी के अच्छे नेता को आप जानते हो, मेरे यहां आ जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। हमने एक फोन किया किसी बड़े नेता को, मैंने बोला देख लो जरा, वो हमारे मित्र है। तीसरे दिन उसका मैसेज पहुंचा कि हम आ रहे, और मुझको धन्यवाद दिया, बोले वो सीट निकाल लेंगे आप। अच्छा याद दिलाया। तो आपको लगता है विपक्ष डिमोरलाइज है? डिमोरलाइज नहीं, विपक्ष क्या लड़ना चाहता है महाराष्ट्र में यह तय करे कि विपक्ष सिर्फ दिखावे के लिए लड़ना चाहता है और अंदरूनी अंदर सरकार के सामने नतमस्तक होके कुछ काम हमारा भी कर दो, कुछ हमारा भी भला कर दो, यही हो गया। मुनगट्टीवार वो वहां पे रो रहे कि बीजेपी ने साथ नहीं दिया। विजय वडेट्टीवार का क्या है? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। महाराष्ट्र में कितने जिले में गए वो जरा बताएं। क्या वो पश्चिम महाराष्ट्र में थे, क्या कोकण में थे? वो अपने क्षेत्र में रहे, क्योंकि उनको भी मुख्यमंत्री से 10 काम करवाने होते हैं। मैं आई विटनेस हूं, मैं आरोप नहीं लगाता किसी पे। जब आप मुख्यमंत्री के पैरों के हाथ लगा कि कहो कि ये मेरा काम करवा दो, मेरा खुद का पर्सनल काम है, तो आपको ऑब्लिगेशन भी होता है, जब जगह फिर आपको अंदरूनी बात भी होती है। मेरा सवाल यह है कि क्या विपक्ष जम के उसने लड़ाई लड़ी, या विपक्ष ने लड़ाई नहीं लड़ी, विपक्ष कहीं ना कहीं मन से हारा हुआ दिखता है आपको? हाँ बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल पक्की है ना। विपक्ष लड़ा कहां साहब, कहां दिखा आपको विपक्ष? ये तो पूरे इलेक्शन के अंदर बीजेपी वाले हेलीकॉप्टर से, चॉपर से इस तरीके से घूम रहे थे। अरे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक हमारे हिवरखेड़ के जैसे गांव में जाता है छोटे से, और ये अकोला के अंदर वो अपना बावनकुड़े आके बैठता है। ये एक बात ध्यान में रखिए, मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि 24/7/365 डेज इलेक्शन मोड पे रहते थे, और ये लोगों को तो कोई लेना देना नहीं है, कार्यकर्ता लड़े मरे कुछ करे, ना पैसे देते हैं ना कुछ करते। गांव खेड़े अभी तो देखिए, एक बात समझो दीपक भाई, मैं आपको पते की बात बोलता हूँ। पहले इलेक्शन होते थे, पहले पंचायत के होते थे, बाद में नगर निगम के होते थे, बाद में असेंबली के होते थे, बाद में पार्लियामेंट के होते थे। इन्होंने क्रम उल्टा कर दिया। एक बात ध्यान में रखिए, टोटल उल्टा क्रम चल रहा है। तो ये बड़े होशियार लोग हैं बीजेपी के, एक बात ध्यान में रखो।
और उन्होंने क्या कर दिया कि जिस तरीके से एक शेर जब तक के कोई उसकी शिकार रेंज में नहीं आती तब तक के चुप बैठा रहता है, आरएसएस वाले उस तरीके से चुपचाप बैठे रहे। जिस दिन उनको लगा कि शिकार अभी हमारे रेंज में है तो जाके उन्होंने झपट लिया और सारी बातें चल रही है। ये हमारे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर में हुआ है। और जो पूरा गेम चल रहा है वो आरएसएस के प्लानिंग से उन्होंने सारे जो है, जैसे चुनाव आयोग को अंदर ले लिया, पुलिस विभाग को अंदर ले लिया, बाकी सारी मशीनरी को अंदर ले लिया और आज पूरे देश में फैल चुके हैं। विपक्ष इसके अंदर काफी तरीके से फेल हो गया, ये हमको मानना पड़ेगा। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप समअप कर दें। क्या आपको लगता है, हमने पैसे की बात कर ली, मशीनों की बात कर ली, हमने मान लिया मैंने कि देवेंद्र फडणवीस ने या मोदी ने, शाह ने चलिए बेईमानी करके जीत लिया, पैसा बहा के जीत लिया, लेकिन क्या विपक्ष का भी आपको कहीं एक रोल लगता है कि भाई ये, इस पर मैं जानना चाह रहा हूं। विपक्ष का इक्वल रोल है। भाव को लगता है मुनगंटीवार ने बहुत मेहनत की, मैं बिल्कुल नहीं मानता। एक चंद्रपुर छोड़ा तो बाकी वणी वगैरह जिधर जो यवतमाल जिले में आए वो सब लोग अपने बलबूते पे आए, क्योंकि जहां देखिए विदर्भ में कांग्रेस का डीएनए है, वही कांग्रेस को मिला है। जब एक सीट आई थी वो भी चंद्रपुर की थी, बाद में सीटें आई तो वो विदर्भ की है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, कोकण में क्या हुआ शिवसेना का, क्या हुआ? मराठवाड़ा में शिवसेना का क्या हुआ? खानदेश में शिवसेना का क्या हुआ? क्यों सुपड़ा साफ हुआ? क्या कारण है? आपके गढ़ थे ये, आपके गढ़ भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और वहां एकनाथ शिंदे और बीजेपी आपस में लड़ रहे सामने सामने, और उसमें बीजेपी जीत गई। मेहनत दोनों जब दोनों लड़ रहे थे तो तीसरे को तो उसमें कूद जाना चाहिए था। नहीं तो विपक्ष का मेहनत नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा है, विपक्ष मेहनत नहीं कर रहा है, और मेहनत के लिए नेताओं को उतरना चाहिए। देखिए, शरद पवार से मैं अपेक्षा नहीं करता कि इस वृद्धावस्था में वो पूरा इतना पार्ट दे, फिर भी वो लगे रहते। सुप्रिया सुळे को पूरा महाराष्ट्र पार्ट देना चाहिए था, एक एक जगह पे। आदित्य ठाकरे को पूरा महाराष्ट्र पार्ट देना चाहिए था। तहसील लेवल पे मुख्यमंत्री जा सकता है, अब आदित्य ठाकरे क्यों नहीं जा सकता? किसने रोका था? किसने रोका था इनको? और जब भाऊ आप कह रहे ना संघ का, अभी तो संघ अपने वजूद के लिए रो रहा है। ये पूरा पानी संघ से ज्यादा अमित शाह जी की है, और आपको मानना पड़ेगा उस आदमी की प्लानिंग बहुत दूर की सोचता है, बहुत लंबी सोचता है। उन्होंने शिवसेना तोड़ी तब उनको पता था कि कितना उपयोग करना है एकनाथ शिंदे का, उनको यह भी पता था कि कितना उपयोग करना है अजित पवार का जी। समय आने पे उसी अजित पवार को डूब देते। आज एकनाथ शिंदे का क्या हुआ? आज अजित पवार ने स्टेटमेंट दिया कि मैं मुंबई जाके बोलूंगा कि मेरे पार्टी के लोग क्यों बीजेपी में ले रहे हो। वही कल उनका बेटा जो लड़ता है एकनाथ शिंदे का, वहां कॉन्स्टिट्यूंसी खाली हो रही है, बीजेपी में ले रहे हैं सब लोगों को, तो वो भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। और ये सारा जो होता है ऊपर से होता है। देवेंद्र फडणवीस जी को आदेश हुआ ऐसा ऑपरेट करना है, हमने बिचा दी है, अब इसको ठीक से ऑपरेट करो, तो जी जान लगा के रहे। बीजेपी वालों ने मेहनत की, उसके मेहनत को सैल्यूट करना चाहिए। चुनाव कैसे लड़ते हैं ये बीजेपी से सीखना चाहिए विपक्ष को। साधन सबके पास है, मैं ये नहीं मानता कि साधन नहीं है। इतने साल सत्ता में रहे हैं, सबको पता है किसके पास कितना साधन है। इतने साधन तो है नहीं, आप हो नहीं सकते आपके पास कि आप 15 दिन के लिए चॉपर नहीं लो और 15 दिन के लिए चार्टर्ड नहीं लो। सब चार्टर्ड में घूमते हैं, सब आते हैं, सबको पता है कैसे आते हैं। सवाल यह है कि क्या आप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है? क्या आप विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इच्छुक है? ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और सवाल 4 उठाने से विधानसभा में विपक्ष की भूमिका नहीं होती। विपक्ष की भूमिका रास्ते पे उतर के होती है, और ये रास्ते पे उतरने की भूमिका अभी वर्तमान महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी को पूरी ताकत से करना होगा और अभी से लगना होगा, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। मोरे साहब, टाइगर ने कहा कि भाई सिर्फ ट्विटर पे कुछ लिख देना या मोदी की आलोचना कर देना या फिर कुछ बयान देना, इससे काम नहीं होगा। सड़क पर उतरना पड़ेगा, जंग लड़नी पड़ेगी। विपक्ष को कहीं ना कहीं एक जंगी के तौर पे रूप में आना पड़ेगा। क्या इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल 200% सहमत है। अशोक जो बोल रहा है वही बात है, और बीजेपी को मालूम है कि ये उतरने वाले नहीं है, क्योंकि अभी ये क्या बोलते हैं उसको, ये हिम्मत हार गए हैं। सारा विपक्ष जो है ना पूरा हिम्मत हार गया है, और उनको मालूम है कि अगर रास्ते पे उतरना है तो पैसे भी निकालना पड़ेगा, जो ये दबा के बैठे सब। इनके बात में ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं है, सारा दबा के बैठे सारे। हाँ
वो बोलते कि नहीं तो जाने दो, छोड़ो ना, क्या करना है, दवा जो मिला है वो दबा के बैठो, छोड़ो इसको, ऐसी बात। इनका परिवार नई गाड़ियां खरीदते हैं, नए नए रेस्टोरेंट पब चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है। सिर्फ चुनाव के समय दिल्ली की तरफ देखते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी कुछ फंड दे। ओके, समझ सही कहा था किसी नेता ने, कांग्रेस इज अ पुअर पार्टी ऑफ रिच लीडर्स। कांग्रेस बहुत गरीब राजनीतिक दल है जिसमें सब रईस, पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले नेता है। ठीक है। अब एक चीज समझ में आ रही है, टाइगर ने और पोहरे साहब दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और महाराष्ट्र को बहुत हथेली की तरह जानते हैं। दोनों का कहना है कि भाई शरद पवार की जो उम्र है और शरद पवार की पार्टी खत्म हो रही है, उद्धव ठाकरे भले ही राज ठाकरे से मिल जाए, पार्टी कमजोर होती चली जा रही है, नकली टाइप के नेता एकनाथ शिंदे जो हैं वो मलाई खा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जिनको कोई 10 साल पहले जानता नहीं था वो इस बार जो है एक विक्ट्री के आइकॉन बनते जा रहे हैं। उसके पीछे वजह सिर्फ मशीनों का ही खेल नहीं है, उसके पीछे सिर्फ वजह यही नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष जो है वो हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहा है, लिफाफे बांट रहा है। उसके पीछे एक वजह यह भी है कि जिनको विपक्ष में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको सड़कों पर उतरना होगा, ईंट से ईंट बजानी होगी, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह बनना होगा, सचिवालय की दीवार फांद के अंदर घुसना होगा, लाठी खानी होगी पुलिस की, जेल जाना होगा। अगर इस मोड में विपक्ष नहीं आएगा तो सिर्फ बहानों से काम नहीं चलना है, ये इनका कहना है। टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए। और भाई पोहरे साहब, आपका एक्सपीरियंस और आपने जिस तरह से बताया कि साहब मेहनत नहीं करना चाहते और जो माल कमाया था उसको दबा के रखना चाहते हैं, तो कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ पब्लिक पे डिपेंडेंट है। और पब्लिक, आपने ये भी कहा कि हारे हुए घोड़े पर कोई दाव नहीं लगाता, तो कम से कम घोड़ा जो है जीतता हुआ दिखना चाहिए। टाइगर, थैंक यू सो मच। पोरे साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।